गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने पढ़ा है उसके आगे आज हम प्रोसीड करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो मेरा थर्ड या फोर्थ लेक्चर है उस लेक्चर में ही मैंने जब सेक्शन 5 पढ़ाया था तो उसके जो एक्सेप्शंस थे वो मैंने पढ़ाए थे 13, 14 और 16 साथ में। उसी तरह जब मैं सेक्शन 7 पे पहुंची थी तो सेक्शन 7 के साथ भी मैंने जो उसके एक्सेप्शन थे 35, 41, 43 ये मैंने आपको उसी क्लास में कवर करा दिया था कि कहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज हम वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। जो हमारा एक चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। आज हम सेकंड पार्ट जो खाली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें के बारे में बात करता है प्रोविज़न, वो हमारा 38 से लेके 53A तक है। ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम सेक्शन देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि इधर के सारे सेक्शंस को नहीं पढ़ना होता है ना। तो वो कुछ सेक्शंस आपको खाली मैचिंग के लिए आते हैं क्वेश्चंस, तो आप वहाँ पे वो सेक्शन लर्न कर लो कि ठीक है इस सेक्शन में कहा क्या गया है। हमें सारे सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इधर हमें 4 से 5 सेक्शंस खाली हैं 38 से 53A तक के बीच में जो हमें पढ़ने हैं और जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जनरली अदरवाइज़ वहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं हैं, तो हम उतना ही पोर्शन कवर करेंगे और मेक श्योर दैट कि जैसे ही ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट होगा वन लाइनर फॉर्म में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। अब जैसे कि हमने कहा कि ये जो चैप्टर सेकेंड पार्ट है, सेकेंड चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है जो खाली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करता है वो 38 से 53A तक में है। जैसे 38A जो सेक्शन है हमारा वो किस से रिलेटेड बात कर रहा है, ट्रांसफ़र बाय पर्सन ऑथराइज टू ट्रांसफ़र ओनली इन सर्कमस्टांसेस। दैट्स मीन दैट कि किसी पर्सन को किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने तो दिया जा रहा है लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन है। पहली बात तो ये आपको जाननी है कि ये प्रॉपर्टी कैसी है। ये प्रॉपर्टी आपकी इमूवेबल है, ठीक है। इमूवेबल है तो मतलब क्या, घर हो सकता है, ज़मीन हो सकती है, ठीक है। इसी तरह की चीज़ें तो इमूवेबल होंगी। जब कभी आपको ये समझने में या कहीं लिखने के लिए आए तो आप सबसे पहले रेफरेंस दिया करो सेक्शन 5 का कि क्या क्या चीज़ें मूवेबल नहीं हैं, ठीक है। जैसे आप ये बोलोगे कि इनको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें मूवेबल हैं, ठीक है, वैसे ही आप इसको आगे देखोगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि जब कभी मानो लिखने को आ जाए तो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, तो आप बोलोगे कि जो सेक्शन 3 के इंटरप्रिटेशन क्लॉज में लिखा हुआ है कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रासेस, इन तीनों को छोड़ के बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं। तो आप पहले ये डाल दोगे कोड, उसके आगे बढ़ोगे। कह रहा है जो सेक्शन 38 में जिस तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को वो अधिकार दिया जा रहा है, कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में ही वो ये काम कर सकता है। तो क्या है, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पर्सन ऑथराइज टू ट्रांसफ़र, बस कुछ ही लोगों को ये ऑथराइजेशन दिया जा रहा है कि इस तरह की इमूवेबल, किस तरह की ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे सेपरेट भी हो सकती है, आपकी खुद की कमाई हो सकती है, आपके सक्सेशन द्वारा मिली हो सकती है, जॉइंट फैमिली की हो सकती है, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि किस तरह की पर्सन को कहाँ पे हम दे रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी की, ऑथराइज कर रहे हैं कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। पहला है कर्ता टू जॉइंट हिंदू फैमिली। कर्ता, अब देखो आप हिंदू फैमिली, आपने हिंदू लॉ पढ़ा होगा तो उसमें आपने एक कर्ता का कॉन्सेप्ट समझा होगा कि कर्ता किसको कहते हैं। पहले के टाइम में जब हमारी जॉइंट हिंदू फैमिली रहा करती थी तो उसमें एक कर्ता होता था, मतलब एक मालिक होता था। पूरे घर के लोग कुछ भी काम करें बट उस इंसान के ऊपर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि इस घर का कितना जो भी खर्चा वो सारा वो मैनेज करेगा। और उस मैनेजमेंट के लिए अगर उसे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी पड़े या फिर उसे कोई प्रॉपर्टी किसी के बेनिफिट के लिए बेचनी पड़े, वो किसी का शेयर ही क्यों ना हो, वो पूरी फैमिली के हेल्प के लिए वो काम वो कर सकता था, ठीक है। इसलिए इसने बोला कर्ता जो होगा हिंदू जॉइंट फैमिली का, उसको ये अधिकार है कि पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी किसके बेनिफिट में, फैमिली के बेनिफिट में, क्योंकि उसको कर्ता बनाया गया। तो वो अगर किसी को ट्रांसफ़र करना चाहे भले ही वो जॉइंट में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी क्योंकि वो करता है तो उसको ये अधिकार है कि वो ये काम कर सकता है, ठीक है। दूसरा है गार्जियन ऑफ द माइनर। अब कोई माइनर है, मान लीजिए किसी माइनर के लिए 20 लाख रुपए जमा है, लेकिन वो पाएगा कब, जब वो मेजर हो जाएगा, मतलब 18 साल। लेकिन उसकी भरण पोषण के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए अगर पहले ज़रूरत पड़ गई तो जो उसके गार्जियन है तो
उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो वेस्टेड प्रॉपर्टी है, तो क्या वो उसका यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो कह रहे हैं कि कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, अगर आप कोई स्टेप लेते हो एज अ गार्जियन, क्योंकि आप उसके गार्जियन हो, तो आपका गार्जियन होने की सबसे पहले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती कि आप उस बच्चे का, जिसके भी गार्जियन हो, आप उसका भला करोगे, बुरा नहीं करोगे। तो उसके भले के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी पड़ जा रही है उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके मान लीजिए कोई ऐसी तबीयत खराब हो गई, तो आप ये कर सकते हो कि नहीं? तो कहेंगे कि हाँ आप ये कर सकते हो। ठीक। तीसरा है हिंदू विडो। विडो है कोई हिंदू फैमिली की, उसके हस्बैंड के ख़त्म होने के बाद वो जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी, वो उसमें वेस्टेड होएगी, उस अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए, या फिर अपने बेनिफिट के लिए, या फिर फैमिली के बेनिफिट के लिए अगर वो ये ट्रांसफ़र करना चाहे तो कर सकती है कि नहीं? तो बोलोगे आप कि कर सकती है। चौथा है ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर। ट्रस्ट है, कोई ट्रस्ट बनाया गया है, उसमें किसी ट्रस्टी को नियुक्त किया गया, ठीक है, किसी पर्सन को एज अ ट्रस्टी वहाँ बनाया गया। तो उस ट्रस्ट के बेनिफिट के लिए अगर उसको किसी तरह की प्रॉपर्टी बेचनी या खरीदनी पड़ती है, तो क्या वो ये कर सकता है कि नहीं? तो कर सकता है। ठीक है। इन शॉर्ट आप ये देखो कि सेक्शन 38 में 4 तरह की लोगों को खाली 4 तरह, ठीक है, टीपीए में क्योंकि आप बात करो तो सिर्फ और सिर्फ 4 तरह की लोगों को ऑथराइज किया गया कि आप प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हो। कर्ता को, हिंदू जॉइंट फैमिली के, गार्जियन को माइनर के, हिंदू विडो को और ट्रस्टी को। ठीक। The person who is not the owner of the property can transfer the property in the following circumstances. अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि ये ज़रूरी तो नहीं था, है ना? Wait for a minute. ये ज़रूरी नहीं था कि जो करता हो फैमिली का तो प्रॉपर्टी उसी की हो, जो गार्जियन है वो प्रॉपर्टी उसी की हो, जो हिंदू विडो है वो उसी का ओनरशिप उस प्रॉपर्टी पे रखती हो, तब वो ट्रांसफ़र कर रही है। ठीक है, वही वो कह रहा है, इज़ नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। आपको जैसे दिख रहा है, ठीक है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं है वो, लेकिन फिर भी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। क्या है? इफ़ देयर इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट है कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरी है, ठीक, या फिर ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी फॉर द बेनिफिट जिससे आप रिलेटेड हो, उसकी बेनिफिट के लिए अगर आपको प्रॉपर्टी उसकी ट्रांसफ़र करनी पड़ रही है। मतलब इन शॉर्ट की 2 कंडीशन, 4 अथॉरिटी, 2 कंडीशन की लीगल अगर रिक्वायरमेंट है तो, और उसके बेनिफिट, इन्हीं 2-4 कंडीशन में खाली आप ये कर सकते हो। ठीक है। सेक्शन 39 हमारा बात करता है। सेक्शन 39 कहता है ट्रांसफ़र वेयर अदर पर्सन इज इंटाइटल टू मेंटेनेंस। ठीक है, कह रहा है कि अब अदर पर्सन को हम इंटाइटल कर रहे हैं कि ठीक है, हमारे मेंटेनेंस के लिए हम अब तक तो ट्रांसफ़र के लिए किसी अदर पर्सन को इंटाइटल किए थे, अब हम मेंटेनेंस के लिए किसी अदर पर्सन को इंटाइटल कर रहे हैं। ये दोनों डिफरेंस है 38 और 39 का, कि वहाँ पे हम जो 38 है हमारा, वो हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए उसको ऑथराइज़ कर रहे थे, लेकिन 39 जो है हमारा, 39 कहता है कि हम खाली मेंटेनेंस के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए किसी और को ऑथराइजेशन दे रहे हैं कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो भी कैसी प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, कहता है दिस सेक्शन प्रोटेक्ट्स द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ राइट। 3 तरह के अधिकार को ये बचाता है, प्रोटेक्शन देता है। कौन कौन सा? मेंटेनेंस ऑफ थर्ड पर्सन, ठीक है, राइट टू मेंटेनेंस ऑफ थर्ड पर्सन। ठीक। दूसरा है राइट टू रिसीव मनी फॉर मैरिज। ठीक, अगर जैसे ये आपका अधिकार है कि आपको पैसे मिलें, ठीक है, राइट टू रिसीव मनी फॉर मैरिज, कि आप पैसे के लिए, शादी के लिए अगर आपको पैसा मिलता है तो वो आपका अधिकार है। आपके मेंटेनेंस के लिए अगर वो मिल रहा है तो वो आपका अधिकार है लेना, क्योंकि हम आपकी मेंटेनेंस में, आपकी जब हमने शादी की तो हमने मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसे लिए, तो वो आपका अधिकार है, आप ले सकते हो। ठीक है। तीसरा है राइट टू रिसीव मनी फॉर एडवांसमेंट इन लाइफ, और देखिए लिखा है फॉर द एडवांसमेंट इन लाइफ, ठीक है, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए और बेहतर करने के लिए। और दीज राइट्स आर चार्ज ऑन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी and that property may transfer, then that right shall be imposed against transfer it। ठीक है, और अगर इस तरह की प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जब इसको आप ट्रांसफ़र करोगे तो क्या होगा? किसके अगेंस्ट? यहाँ लिखा ना, इन्फोर्स अगेंस्ट द ट्रांसफरर। अगर आप ऐसा उसके अगेंस्ट करते हो तो वो उसके ट्रांसफरर, जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, वो उसके अगेंस्ट माना जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि कितने तरह की प्रॉपर्टी, 3 तरह के राइट को ये प्रोटेक्शन देता है, वो राइट आपने देखे। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ट्रांसफरी हैड नोटिस अबाउट द राइट,
ट्रांसफरी को इस चीज़ का पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा कि आपका ये अधिकार है, आप इसके लिए आ रहे हो, आपको ये चाहिए, ठीक। दूसरा है ट्रांसफर इज ग्रेटिटिशियस। ग्रेटिटिशियस मीन्स होता है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है अनुग्रहिक। अनुग्रहिक मतलब होता है जब हम किसी को कोई चीज़ गिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, उसका कोई कंसिडरेशन नहीं लेते। अब जैसे यहाँ पे राइट टू मैरिज में मेंटेनेंस के लिए आप जो पैसा रिसीव करते हो वो आपका अधिकार यहाँ बताया जा रहा है। तो क्या, लेकिन अगर आप इसको इस अदर सेंस में देखोगे तो ये तो डाउरी में चला जाएगा, ठीक है, कि शादी के लिए तुम पैसे मांग रहे हो तो ये तो डाउरी एक्ट में चला जाएगा और ये पनिशेबल है। लेकिन टीपीए में इसको एज अधिकार बताया जा रहा है, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट इसमें आ गया। तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आप इस चीज़ को एकदम, इस चीज़ से मैंने इसीलिए कहा ये मैथमेटिकल टाइप का, मैं ये बात बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि जब हम टीपीए के अंतर्गत इस तरह की प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस के लिए हम बात कर रहे हैं तो कह रहा है कि एज अ गिफ्ट, अगर शादी में एज अ गिफ्ट आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो वो डाउरी में नहीं जाती है, ठीक है। जब आप डाउरी एक्ट पढ़ोगे, आप हमारे चैनल पे ऑलरेडी डाउरी एक्ट के प्रोविजंस और सारे पूरे एक्ट्स को समझा दिया गया है, आप उसमें देखोगे तो कि अगर शादी में अगर आपको एज अ गिफ्ट कोई चीज़ मिलती है तो वो पनिशेबल नहीं होती और वो डाउरी में नहीं आती है, ठीक है। तो इसीलिए ये कह रहा है अगर कोई ट्रांसफ़र ऐसा हो, जब पहले तो नोटिस दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि या तो आप उसको विदाउट कंसिडरेशन की अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र कर दे रहे हो मेरे मेंटेनेंस के लिए एज अ गिफ्ट, ठीक। तो इस तरह की भी प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रांसफ़र की जा सकती है, बट ये सारी प्रॉपर्टी कैसी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम जब किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो हमारा ये नहीं होता है ना कि तुम हमसे हमें पैसे दो या फिर हमें रिटर्न में कुछ दो, या फिर हम इस इंटेंशन से दे रहे हैं कि तुम भी मुझे दो। गिफ्ट मीन्स आप निःशुल्क दे रहे हो, चलो ठीक है तुम ले लो, ठीक है। कह रहे हैं बट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द ट्रांसफरी विच द कंसिडरेशन एंड ही हैज़ नो इन्फॉर्मेशन और टू द राइट। लेकिन ये वहाँ पे इन्फोर्स नहीं होगा, कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, ठीक है। कहाँ नहीं होगा, जहाँ पे ट्रांसफरर ने पहले से ना तो नोटिस दे रखी है ना तो उसने बताया, और जहाँ पे अगर उसने कंसिडरेशन दे दिया, मतलब कुछ मूल्य दे दिया, किसी के प्रॉपर्टी देने का कुछ मूल्य दे दिया, तो वहाँ पे भी ये अप्लाई नहीं करेगी। और जहाँ पे आपने राइट का पहले से इंफॉर्मेशन नहीं दिया है वहाँ भी अप्लाई नहीं करेगी, ठीक। अब ये कह रहा है, नोट देखिए, अंडर दिस सेक्शन द चार्ज इज इम्पोज्ड ऑन हिज प्रॉपर्टी वेयर एज द चार्ज अंडर सीन सेक्शन 100 इज क्रिएटेड बाय द डिक्री ऑफ द कोर्ट और बाय लॉ और एग्रीमेंट। कह रहा है कि इस सेक्शन के अंतर्गत अगर कोई चार्ज इम्पोज्ड होता है, क्या होता है, चार्ज इज इम्पोज्ड of his property whereas the charge under section 100 is created the decree of the court may law or agreement, ठीक है। कह रहा है कि इसके अंतर्गत, ठीक है, अगर किसी प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज है और वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जब कभी ग्रेटिटिशियस ट्रांसफ़र हम करते हैं, अनुग्रहित अंतरण करते हैं, तो जब हम उसको अंतरण करेंगे तो जो उस प्रॉपर्टी पे चार्ज होगा, ठीक है, वो चार्ज हट जाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, ठीक। वो कह रहा है सेक्शन 100 जो है चार्ज का, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा कि हम किसी चार्ज के साथ किसी प्रॉपर्टी को अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका चार्ज हट के खाली प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। सेक्शन 38 और 39 आपको समझ में आ गया। 40 देखिए आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, आपको मैं उसका खाली हेडिंग पढ़ के बता दे रही हूँ, बट इसे पढ़ना नहीं है, कभी पूछा नहीं जाता है। द बर्डन ऑफ एन ऑब्लिगेशन इम्पोजिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लैंड और एन ऑब्लिगेशन annexed टू द ओनरशिप बट नॉट अमाउंटिंग टू इंटरेस्ट और ईजमेंट। कह रहा है कि ऑब्लिगेशन इम्पोज कर रहा है, ठीक है, बर्डन ऑफ एन ऑब्लिगेशन, बर्डन मतलब बोझ, ठीक है, आपके ऊपर ये निर्धारित कर रहा है, डाल रहा है कि जब कभी कोई प्रॉपर्टी आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपकी कोई लाइबिलिटी होती है, कोई ऑब्लिगेशन होता है, और उसके अगेंस्ट जो है नॉट अमाउंटिंग टू इंटरेस्ट ऑफ ईजमेंट, तो और आप जो है उसके अगेंस्ट कोई काम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे सुखाधिकार है, उसके अगेंस्ट आप प्रॉपर्टी सोचो ट्रांसफ़र कर दो, तो आप ये सब नहीं कर सकते हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये पढ़ना नहीं होता है हमें, ठीक है। सेक्शन 41 आपको मैंने बोला था, 41 43 मैंने पढ़ाया था और उन दोनों का कंपैरिजन भी बताया था। आपको लेक्चर 3 या 4 में आपको ये मिल जाएगा जब मैंने सेक्शन 7 बताया था, ठीक है। अब हम आएंगे डायरेक्ट सेक्शन 44 पे। आपको मैं ऐसे इन शॉर्ट बता देती हूँ कि जब मैंने आपको सेक्शन 7 पढ़ाया था तो सेक्शन 7 में एक प्रिंसिपल काम करता है, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, ठीक है, मतलब नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन दे हैव देमसेल्फ, ओके, दैट्स मीन दैट कि जब
वो आप किसी को उतना ही अधिकार दे सकते हो जितना आपके पास हो, अपने से बेहतर अधिकार आप किसी को नहीं दे सकते। तो उसका एक्सेप्शन है सेक्शन 35 जिसमें कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का, ठीक है, जहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, आप ओनर नहीं हो बट फिर भी आपने ट्रांसफ़र कर दिया, आपके पास वो बेटर टाइटल नहीं था बट फिर भी आपने ट्रांसफ़र किया, तो आपको वो अधिकार है कि आप उन दोनों में से किसी एक को चुनो, ठीक। 41 कहता है ऑक्शनेबल ओनर के बारे में बात करते हैं, कहता है वो ओनर है नहीं बट वो लग रहा है कि वो ओनर है, ओनर जैसा बिहेव कर रहा है, सब वो काम ओनर जैसा कर रहा है बट वो ओनर एक्चुअल में नहीं है। फिर भी अगर उसने किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी तो क्या वो वैलिड होगी कि नहीं, कह रहा है वैलिड होगी। तो किस किस कंडीशन में होगी वो सेक्शन 41 में बताए। सेक्शन 43 उसी तरह कहता है। सेक्शन 43 आपका कोई अनऑथराइज पर्सन है लेकिन फिर भी अगर उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है तो उस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र को भी वैलिड बताया गया है, क्योंकि ये सेक्शन 7 के एक्सेप्शन है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंसेस भी मैंने आपको बताए हैं, अच्छे से बिल्कुल समझाए हैं, ठीक है। इधर देखिए आपको पढ़ने कितने सेक्शन है, सेक्शन 44 पढ़ने, फिर सेक्शन 45 पढ़ना है, ठीक। फिर इसके बाद डायरेक्ट हमें सेक्शन 51 पढ़ना है, 52 पढ़ना है, 53 और 53A, यहीं से सारे हमारे मेन पोर्शंस हैं और यही इधर हमें पढ़ने हैं। अब देखिए जैसे ये सेक्शन 44 ये सिर्फ और सिर्फ प्री में आता है, आपको प्री के अलावा ये कहीं नहीं देखने को मिलेगा कि प्री के अलावा ये कहीं पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो सेक्शन 44 क्या कहते हैं, 44 कहता है को ओनर के बारे में ना, ट्रांसफर बाय या को ओनर। अब आप देखो ओनर किसको कहते हैं, को ओनर किसको कहते हैं। ओनर मतलब आपकी प्रॉपर्टी जिसके आप मालिक हो, स्वामी हो। को ओनर मीन्स होता है कि प्रॉपर्टी एक है बट इसमें इंटरेस्ट एक से ज़्यादा लोगों का है, ठीक है। प्रॉपर्टी एक है और उसमें इंटरेस्ट एक से ज़्यादा लोगों का है, ठीक है। तो एक इंसान नहीं वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है बट उस पर जिस दूसरे इंसान का भी अधिकार है, वो अगर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है तो वो को ओनर कहलाता है, ठीक है। अब देखिए वेयर देयर आर सेवरल को ओनर्स, कह रहा है कि अगर किसी एक प्रॉपर्टी पे एक से ज़्यादा को ओनर्स हैं, ठीक है, ऑफ एनी प्रॉपर्टी एंड वन ऑफ दोज ज्वाइंट को ओनर, और कोई उसमें ऐसे भी है जो ज्वाइंट को ओनर हैं, ठीक है, ट्रांसफर हिज शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू द ट्रांसफरी, और वो अपने हिस्से का जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांसफरी को, तो the transferee shall be substituted by transferor and the transferee shall have the same right to of transfer। तो उसके पास वो कैसा अधिकार है, सेम एज जैसे ओनर के पास होता, जैसे उसी तरह को ओनर के पास भी सेम राइट है ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। द ट्रांसफ़र कैन हैव जॉइंट पोजीशन, अगर कोई ट्रांसफरी है उसका जॉइंट पोजीशन में उसकी प्रॉपर्टी है, उसका शेयर किसी जॉइंट पोजीशन में है किसी प्रॉपर्टी में, ठीक है, तो उसको को ओनर कहेंगे और उसकी द्वारा भी किया गया ट्रांसफ़र वैलिड होगा और वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है। ही कैन एंजॉय प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो डू पार्टीशन, वो चाहे उस प्रॉपर्टी को एज इट इज़ एंजॉय करे या तो वो पार्टीशन करके फिर उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करे या फिर उसको बेच दे, जैसे हमारे जॉइंट फैमिलीज़ में जनरली होते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। ही कैन एंजॉय प्रॉपर्टी वेयर एवर ट्रांसफरी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली एंड ट्रांसफ़र, अब कह रहा है अगर कोई ट्रांसफरी ऐसा है जो कि फैमिली का मेंबर नहीं है, देखिए नॉट अ मेंबर ऑफ अ फैमिली एंड ट्रांसफर शेयर ऑफ हिज ड्वेलिंग हाउस, और वो जो है उस घर का मेंबर नहीं है, बस उस घर में रह रहा था, इसके वजह से अगर वो किसी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है तो क्या उसको को ओनर माना जाएगा, आप बोलोगे नहीं माना जाएगा। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया को ओनर किसको कहते हैं, और अगर किसी ड्वेलिंग हाउस में कोई थर्ड पर्सन है जो वहाँ का को ओनर नहीं है लेकिन फिर भी उस घर में रहता है, ड्वेलिंग हाउस में रहता है, और फिर अगर वो ट्रांसफ़र करता है तो उसके द्वारा किया गया ट्रांसफ़र वैलिड नहीं है। लेकिन अगर कोई रह रहा है, उसका आज नहीं तो कल उसका किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे को ओनर है वो, तो वो उसका ट्रांसफ़र वैलिड है। इन शॉर्ट ये एक्सेप्शन है, अगर कोई थर्ड पर्सन के द्वारा ड्वेलिंग हाउस में रहने वाले किसी थर्ड पर्सन के द्वारा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाएगी तो वो को ओनर नहीं माना जाएगा, ठीक। आपका ये हो गया, सॉरी सॉरी आपको मैंने बताया कि ड्वेलिंग हाउस में किसी थर्ड पर्सन के द्वारा अगर किसी ने ट्रांसफ़र किया तो उसको को ओनर नहीं माना जाएगा। लेकिन आपको ये देखिए ये जो लाइन है लिखा हुआ है, वन ऑफ द जॉइंट को ओनर हैज़ ट्रांसफर हिज शेयर, अगर कोई जॉइंट को ओनर है, ठीक है, उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जो कि जो घर में रहता था,
एंड द ट्रांसफरी हैज़ ऑल्सो सोल्ड हिज शेयर रिसीव्ड ऑन द ट्रांसफर, और जो ट्रांसफरी है उसने भी अपनी प्रॉपर्टी को, जैसे ज्वाइंट को ओनर है, एक प्रॉपर्टी पे दो लोगों का हिस्सा है और वो डिवाइड नहीं है, तो एक ने जो ट्रांसफ़र किया दूसरे ने भी ट्रांसफ़र कर दिया है, तो जो ट्रांसफरर है, ठीक है, जो सब्सिक्वेंट जो बाद वाला ट्रांसफ़र है, उसको ये प्रोटेक्शन मिलेगा किस चीज़ का, कि अगर उसने गुड फेथ में ट्रांसफ़र किया था, कि उसको नहीं पता था, कुछ लोग जानबूझ के ये काम करते हैं, अगर उसको नहीं पता था, उसने गुड फेथ में ये ट्रांसफ़र किया है कि बाद वाला, तो नॉट कि उसे नहीं पता था कि पहले से ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो जो ये सेकंड पैरा है जो ये बात कर रहा है कि गुड फेथ में ज्वाइंट को ओनर ने भी ट्रांसफ़र कर दी प्रॉपर्टी, वो उसको प्रोटेक्शन देगा, उसके ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं लगेंगे। ठीक, इसका केस है, ये लीडिंग केस है, ये पूछता है जुमा मस्जिद वर्सेस के द्विवेदी, AIR 1962 का केस है। इसने कहा द को पार्टनर्स हैव अ राइट टू हक़-सुफ़ा। हक़-सुफ़ा मीन्स क्या होता है, आपका हक, आपका अधिकार, ठीक है। तो अगर कोई को पार्टनर्स हैं, एक प्रॉपर्टी है, इस पे अगर दो पार्टनर्स हैं, एक प्रॉपर्टी इस पे दो पार्टनर हैं, तो इन दोनों का हक है उस प्रॉपर्टी पे, तो वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। इसीलिए इस केस में ये प्रोबाउंड किया गया कि जो को पार्टनर्स होते हैं उनको हक़-सुफ़ा पे अधिकार होता है, उनका राइट कैसा है, उनका उस पर अधिकार है, ठीक है। इसके बाद आप इसका जो दूसरा केस है देखिए, ये कहता है विमला देवी वर्सेस राधू श्याम पाटवा, 2006 का केस है ये, ठीक है। कह रहा है इफ़ अ मेंबर ऑफ अ फैमिली शेयर्स द शेयर ऑफ हिज ड्वेलिंग हाउस, कह रहा है कि एक कोई फैमिली है, ठीक है, उसका कोई एक मेंबर ने किसी स्ट्रेंजर को प्रॉपर्टी शेयर कर दी, ठीक है, मतलब ट्रांसफ़र कर दी। द ट्रांसफरी बायर डज नॉट हैव द राइट, तो जो ट्रांसफरी है जिसने खरीदा है उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो ज्वाइंट पोजीशन, जो उस प्रॉपर्टी का ज्वाइंट पोजीशन में जो प्रॉपर्टी है वो उसके लिए भी क्लेम कर सके, ठीक है। ही कैन मेक हिज अथॉरिटी इन्फोर्सेबल बाय ब्रिंगिंग अ सूट फॉर पार्टीशन। वो जैसे मान लीजिए, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, उस ज्वाइंट फैमिली में आपका भी कुछ पोर्शन है, ठीक, आप उस ड्वेलिंग हाउस घर में रहने वाले ज्वाइंट फैमिली के मेंबर हो और आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी, ठीक, आपने प्रॉपर्टी जैसे ही ट्रांसफ़र करी तो आपका वहाँ पे आपने अपना अधिकार जान के ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन अभी पार्टीशन तो हुआ नहीं है, तो जो ट्रांसफरी है जिसने खरीदी है प्रॉपर्टी, वो ऐसे ही आके पूरे प्रॉपर्टी पे पोजीशन नहीं दिखा सकता है, उसको कोर्ट में जाके पार्टीशन सूट फाइल करके फिर जो उसके हिस्से में आएगा और जिसके लिए उसने पेमेंट करा है वो उस पर कब्जा पा पाएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं पा पाएगा। ये है सेक्शन 44 को ओनर की प्रॉपर्टी और राइट के बारे में बता रहे हैं कि को ओनर्स हैं तो कैसे कैसे वो कर सकते हैं। सेक्शन 45 की बात करेंगे। सेक्शन 45 आपके लिए ये खाली मैचिंग में आता है। सेक्शन 45 में आपको बता रही सेक्शन, जैसे ज्वाइंट ट्रांसफ़र ऑफ कंसिडरेशन, कह रहा है कि ज्वाइंट ट्रांसफ़र अगर किया जा रहा है, हम दो लोग मिल के कह रहे हैं ठीक है हम दोनों की प्रॉपर्टी इसमें है और हम दोनों मिल के ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, जो पैसा मिलेगा हम आपस में बांट लेंगे। जैसे ही कंसिडरेशन वर्ड आया, ठीक है, जैसे ही ये वर्ड आया आपका कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन, मतलब ज्वाइंट ट्रांसफ़र हो रहा है और किसी पैसे के लिए, किसी कंसिडरेशन के लिए, किसी प्रतिफल के लिए हो रहा है, तो जैसे ही ये ट्रांसफ़र होगा तो उसको आप क्या कहोगे कि उसको आप कहो हम अपने आप में डिवाइड कर लेंगे, लेकिन ये कैसा ट्रांसफ़र है, हम जॉइंटली ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप अलग अलग नहीं, आप किसी एक को भी दोगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये मैचिंग में आता है सेक्शन 45, ठीक है। आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। मैंने आपको देखिए आपको बताया तो मेरे से गलती हो गई, एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं। जो सेक्शन 44 है उसमें एक डॉक्ट्रिन काम करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन मीन्स क्या होता है, वहाँ पे को ओनर के बारे में बात की जा रही है ना, तो जब को ओनर के बारे में बात की जा रही है तो कह रहा है कि एक प्रॉपर्टी पे एक से ज़्यादा लोग ओनर हैं और अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन उस चीज़ को ट्रांसफ़र करता है या कुछ करता है तो उसका भी अधिकार वहाँ पे होगा। तो सब्रोगेशन का मतलब होता है सब्रोगेट करना, मतलब आपके हिस्से का भी अगर मैंने पेमेंट कर दी और हम आगे बढ़ गए तो उसको क्या कहते हैं, सब्रोगेशन, ठीक है। आपको ये याद करना है। सेक्शन 44 में पूछता है सेक्शन 44 किससे रिलेटेड है, तो आप बोलोगे को ओनर के ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। इसमें कौन सी डॉक्ट्रिन काम करती है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन काम करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन ना कि केवल सेक्शन 44 में काम करता है बल्कि 92 में भी काम करता है, जो हमारा TPA का है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम उसको देखेंगे, ठीक है।
सेक्शन 45 ज्वाइंट ट्रांसफ़र के बारे में बात करता है। ठीक, अब इसके बाद हमें ये पढ़ना नहीं है, इसके आगे हम देखेंगे। अब हमें पढ़ना है, अब जैसे ये 48 प्रायोरिटी का प्रिंसिपल कहाँ पे है, तो सेक्शन 48 आपको एज इट इज़ लर्न करना, प्रायोरिटी ऑफ राइट क्रिएटेड बाय ट्रांसफ़र। प्रायोरिटी मतलब क्या, महत्व, ठीक है, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है आपके लिए। तो कह रहा है कि जब और वो प्रायोरिटी कब रेज हो रही है, कब उत्पन्न हो रही है, जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जब किसी प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो किस तरह की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने पे प्रायोरिटी का जो है राइट रेज होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब 48 कह रहा है प्रायोरिटी ऑफ राइट क्रिएटेड बाय ट्रांसफ़र। जब ट्रांसफ़र करने से जो हम एक आपकी प्राथमिकता को राइट को डेवलप कर रहे हैं, तो वो उससे रिलेटेड प्रोविज़न कहाँ पे है, सेक्शन 48 में है। ठीक है, कह रहा है दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन क्यू प्रायर इज टेम्पोर प्रायर इज जूरी, विच मीन्स वन हु इज अर्लियर इन टाइम इज स्ट्रॉन्गर इन लॉ। इन शॉर्ट, आप सोचो एक लीगल मैगजिम है, ये आपका लीगल मैगजिम है, आप ये देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि द वन हु इज अर्लियर इन द टाइम इज स्ट्रॉन्गर इन लॉ, कि जो जिसका पोजीशन, जैसे ना पोजीशन और ओनरशिप में जब आप बात करोगे तो आप देखोगे कि जो पोजीशन है वो ज़्यादा हक रखता है इन कंपैरिजन ओनरशिप के। लेकिन सही तो सही होता है, अगर उसके पास 1 पॉइंट है और पोजीशन 9 पॉइंट का है, तो भी जो ओनर है वो सबसीड कर जाएगा, और जो पोजीशन वाले हैं वो पोजीशन दिखा के बहुत दिन तक वहाँ रह तो सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना फाइनली तो ओनर का ही होगा। तो वही कह रहा है कि अगर जितना ज़्यादा टाइम तक आप रहोगे वहाँ पे, मीन्स द वन हुज अर्लियर इन टाइम, जो बहुत टाइम से यहाँ से है, वो स्ट्रॉन्गर इन लॉ, उसकी पोजीशन को ज़्यादा, माने 30 साल से ज़्यादा अगर आप पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे रह रहे हो जो कि आपकी नहीं है, लेकिन उस पर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, आप रह रहे हो, तो 30 साल के बाद क्या होता है, अगर कोई गवर्नमेंट की जगह है वो, तो आप 30 साल के बाद आप खुद उसके ओनर कहलाने लग जाओगे, क्योंकि 30 साल से किसी ने ऑब्जेक्शन ही नहीं किया। तो वही ये कह रहा है कि जितना ज़्यादा पुराने आप हो, ठीक है, लॉ में, उतना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग पोजीशन माना जाएगा। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी है, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, कोई 4 दिन का पोजीशन दिखा रहा है, कोई 100 दिन का पोजीशन दिखा रहा है, तो पोजीशन के कंपैरिजन में प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, 100 दिन वाले को दी जाएगी। ठीक है, अब आपको इधर कोई सेक्शन पढ़ने नहीं है। देखिए सेक्शन 51 पढ़ना है, मैं आपको इसको आप बेयर से उठा के देख सकते हो। मैं आपको बताऊं, जैसे कह रहा है, ये पूछता है, ये प्रॉब्लम में क्वेश्चन आता है सेक्शन 51 आप बेयर से उठा के देखो, आपका जो उसका हेडिंग है वो कहता है इम्प्रूवमेंट मेड बाय बोनाफाइड होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल। कह रहा है कि अगर सद्भावपूर्ण अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो जाता है, मान लीजिए ये सारी चीज़ें किस चीज़ से रिलेटेड चल रही हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी से। ठीक है, मान लीजिए आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को लीज पे दी थी, ठीक, जब आपने लीज पे दी तो वो नदी के किनारे का था, एग्जाम्पल भी यही पूछता है, नदी के किनारे का था, बाढ़ आई, बहुत सारी मिट्टियाँ लेकर आई और वो आपके ज़मीन पे और सारे मतलब मिट्टी इकट्ठा कर दी, आपका एरिया बढ़ा दी, अगर ऐड कर दी तो भी, घटा दी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐड करती है, स्पेशली यहाँ पे एडिशन से रिलेटेड बातें की जा रही है, अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो जाता है, मैंने आपको प्रॉपर्टी लीज पे दी थी, मैंने आपको कहा कि ठीक है आप इस पर एंजॉय करो, आप अपने बेनिफिट के लिए, मान लीजिए आप वो एज इट इज़ जो यूज़ कर रहे थे, फिर उस पर 1-2 फ्लोर मान लीजिए आपने बनवा लिए, आपने लीज पे ले रखे थे, तो जब आपको वापस करने का टाइम आएगा तो क्या आप वो इम्प्रूवमेंट भी वापस करोगे कि उसका अलग से चार्ज लोगे कि नहीं ये तो आपने नहीं दिया था तो मैं आपको नहीं दे सकता? तो आप ऐसा नहीं कर सकते, जो भी इम्प्रूवमेंट होगा वो भी आपको एज इट इज़ वापस देना पड़ेगा। ये समझने के लिए, एक होता है ना गाय के साथ बछड़ा भी, अगर आपने गाय ली और फिर गाय का अगर बच्चा हो गया, फिर अगर आपको वापस करना है उनके ओनर को, तो आप गाय के साथ बछड़े को भी देंगे, ना कि सिर्फ गाय को वापस करेंगे। दैट्स मीन कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर वहाँ पे होता है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के बाद, तो कोई भी ट्रांसफ़र अगर वहाँ पे होता है और अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो गया है तो आप दोनों वापस करोगे, एक नहीं वापस करोगे। ठीक है, ये आपको शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आता है, इम्प्रूवमेंट मेड बाय बोनाफाइड होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल्स। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा ये इक्विटी फॉलो करता है। ठीक है, ये इक्विटी का लॉ यहाँ पे कि अप्लाई करता है कि इक्विटी लॉ हमारा क्या कहता है। सेक्शन 51 के साथ आप नोट करोगे, सेक्शन 132 आप उसके साथ को रिलेट कर
करके पढ़ोगे, वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करता है, और वहाँ पे भी आपको इम्प्रूवमेंट के साथ ही चीज़ों को रिटर्न करना होता है। ठीक, इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा है सेक्शन 52। हम सेक्शन 52 देखेंगे। सेक्शन 52 कहते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग अ सूट रिलेटिंग टू अ प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई ऐसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिस पे ऑलरेडी केस चल रहा है, उसका मामला पेंडिंग है। अब आप देखो ये चीज़ कि सेक्शन 52 के नाम आते ही तीन चीज़ें आप एकदम लर्न कर लो। पहला ये कि ये इसका बेस क्या है, किस बेसिस पे ये काम करता है। ये पब्लिक पॉलिसीज़ के लिए ये सेक्शन बनाए गए हैं। ठीक, दूसरी बात, इस पे कौन सा प्रिंसिपल है, लेस पेंडेंस का प्रिंसिपल है। लेस पेंडेंस का मतलब क्या होता है, ये आपके इसमें है, अभी मैं आपको बताती हूँ। लेस पेंडेंस मीन्स निलंबित वाद। ठीक है, किसी प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी वाद चल रहा है और आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, अभी आपको नहीं पता है कि वो किसके हक में जाएगा, तो क्या उस तरह के ट्रांसफ़र को वैलिड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, तो कहा जाएगा कि नहीं माना जाएगा। इस तरह की प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते, उस पर रोक लगाता है। ठीक है, जब तक कि अगर कोई विवादित ज़मीन है तो जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता तो आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़र जब करते हैं हम तो हम ओनरशिप भी देते हैं ना, तो जब अभी हमारे ही पास ओनरशिप नहीं है, डिसाइड है टाइटल, तो हम कैसे किसी और को दे सकते हैं। ठीक, ये 2-3 चीज़ें आप एकदम लर्न करोगे। इस पर जो कुछ हमेशा पूछने वाले जो केसेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल अभी हम सेक्शंस पढ़ लेते हैं। सेक्शन कहता है मीनिंग ऑफ लेस पेंडेंस मीन्स क्या होता है। इस सेक्शन को लेस पेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। लेस मीन्स होता है अ सूट और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच देयर इज अ डिस्प्यूट। कोई सूट है या कोई प्रोसीडिंग है जो चल रही है किसी पर्टिकुलर डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के। ठीक है, पेंडेंस मीन्स होता है मीन्स अंडर पेंडिंग। पेंडेंस मतलब पेंडिंग। ठीक, लेस मतलब कोई सूट या वाद जो चल रहा है, किस पे चल रहा है, जो लंबित है। अगर किसी प्रॉपर्टी पे कोई सूट या वाद लंबित है तो उसको ट्रांसफ़र करने से मना किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो ऑब्जेक्ट है कि मना क्यों किया जा रहा है लेस पेंडेंस डाल के, करें पब्लिक पॉलिसी के लिए। ठीक, फिर उसके बाद आप देखोगे कह रहा है कि pendence means that when a suit is pending before the court, the party to the suit cannot transfer the property in dispute of any third party। जो मैंने आपको बताया कि अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है तो आप किसी थर्ड पार्टी को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। पेंडाइट नीली इनवोटर। ठीक है, इनोवेचर, इसका मतलब क्या है, ड्यूरिंग द लिटिगेशन नथिंग न्यू विल बी इंट्रोड्यूस। अगर लिटिगेशन चल रहा है, लिटिगेशन के दौरान अगर आप सोचो कि उसमें कोई नई चीज़ जोड़ दें, घटा दें, या फिर आप उस पर कोई नया एक्शन ले लें, तो आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो चीज़ फाइनल नहीं हो जाएगा आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद कह रहे हैं द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस। तो कौन कौन से नेसेसरी कंडीशंस हैं जिसको इस सेक्शन के एप्लीकेशन के लिए वो ज़रूरी है कि कौन कौन से नेसेसरी आपके जो है एप्लीकेशंस हैं, वो है पहला है एनी सूट और प्रोसीडिंग इज पेंडिंग इन अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर मान लीजिए कोई भी सूट या प्रोसीडिंग है जो कि किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में, कॉम्पिटेंट कोर्ट जैसे ही ये वर्ड आया आपका कॉम्पिटेंट कोर्ट, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे गुड विशर्स होते, वेल विशर्स होते हैं दिखाने के लिए, बट वो एक्चुअल में हमारे वेल विशर नहीं होते, तो वो क्या करते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए वो कहते हैं कि बस उनको अगर पता चल गया कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने वाले, फिर उसके बाद यहाँ से आप शिफ्ट हो जाओगे। झूठ मूठ का वो बस कहीं पे भी ऐसे एक सूट दायर कर देंगे, तो वो सूट अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में नहीं है तो क्या वहाँ पे लेस पेंडेंस का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए इसने बोला कॉम्पिटेंट कोर्ट में सूट पेंडिंग होना चाहिए। दूसरा है द राइट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली और स्पेसिफिकली इन्वॉल्व इन द सूट। तो और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो डायरेक्टली या स्पेसिफिकली, या तो विशेषता या तो सीधे तौर पे उस सूट में इन्वॉल्व हो, कि अगर आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करोगे तो वो राइट इसमें आएगा कि जब तक ये क्लियर नहीं हो सकता है, तब तक जब तक ये बात क्लियर नहीं हो तब तक वो सारी चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी, ये उसके अंतर्गत आएगा। ठीक, तीसरा है द सूट और प्रोसीडिंग शुड नॉट बी इन कोल्यूजन। मतलब जो भी सूट या प्रोसीडिंग है वो ऐसा नहीं है कि अभी होगा नहीं होगा, कुछ नहीं, वो चल रहा है। ठीक है, पेंडिंग पड़ा हुआ है ऑलरेडी, अभी डिसीजन नहीं आया है। ठीक, चौथा है द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट शुड बी ट्रांसफर बाय द पार्टी। जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है
एक के द्वारा दूसरे को जब किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र किया गया है, ये होना ज़रूरी है, ठीक है। तभी वहाँ पे तो लेस पेंडेंस लगेगा कि रोका जाएगा उसको कि आपको जब पेंडिंग था तो आपने कैसे किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया। चौथा है द ट्रांसफ़र मस्ट बी अफेक्टिंग द ऑर्डर पार्टी। कह रहा है कि जो भी ऑर्डर आएगा फाइनली, ठीक है, वो किसको अफेक्ट करेगा? वो अफेक्ट करेगा जिस भी पार्टी ने उसको ख़रीदा है। इसीलिए भी पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है और इस पर रोक लगाई जाती है कि इस तरह की कोई प्रॉपर्टी जिसको ऑलरेडी जिस पे सूट चल रहा है तो आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें केस है जैसे इन केस ऑफ विलामी वर्सेस सैविनी का केस है, ठीक है। द प्रीवी काउंसिल, ये प्रीवी काउंसिल का केस है, मतलब 1882 का ये एक्ट ही है। तो सबसे पहला केस है ये प्रीवी काउंसिल का। उसने कहा क्या, where a suit is pending in the court between the plaintiff and the defendant, any of the party who are in dispute cannot be transfer property so to effect the opposite party to the suit। जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि अगर प्लांटिफ और डिफेंडेंट के बीच में कोई वाद निलंबित है तो कोई थर्ड पार्टी को कोई ट्रांसफ़र नहीं करेगा और नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी कोई किसके पक्ष में वो जाएगा ये डिसाइड नहीं है। इस पर रोक लगाती है, ठीक। इफेक्ट क्या होता है, देखिए मैंने आपको एक चीज़ें बताई और मैं आपको कुछ केसेस और बता रही हूँ। एक तो प्रीवी काउंसिल का केस था, दूसरा है भीषण सिंह वर्सेस खजान सिंह का केस। ये आपको पूछता है कि भीषण सिंह वर्सेस खजान सिंह का केस किससे रिलेटेड है, ये यही पूछता है कि किससे रिलेटेड है, तो आप बोलोगे लेस पेंडेंट से रिलेटेड है। ये 1958 का केस है, ठीक है। एक केस है बेलामी वर्सेस सैबिनी, जो आपने अभी ये देखा बेलामी वर्सेस सैबिनी, ये सबसे पहला केस है, ठीक। और दूसरा है, और उसके बाद एक और केस आप नोट कर लोगे, फियाज हसन खान वर्सेस पराग नारायण, ठीक है, 1907 का केस है ये तीनों केसेस आपको इस नाम से पूछे जाते हैं कि लेस पेंडेंस का रिलेटेड केस कौन सा है डायरेक्ट। तो ये सेक्शन एज इट इज़ आप लर्न करोगे, ठीक है, और केसेस भी। अब उसके बाद आप देखोगे कि इफेक्ट बता रहा है कि लेस पेंडेंस का इफेक्ट क्या है। इफेक्ट मतलब व्हेन द सूट इज पेंडिंग इन द कोर्ट, अगर कोई वाद पेंडिंग है कोर्ट में, नो पार्टी टू द सूट कैन ट्रांसफर द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, तो कोई भी पार्टी, चाहे वो प्लांटिफ हो या डिफेंडेंट हो, वो दोनों को बार करता है कि आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। बट ट्रांसफर्स दैट देन सच ट्रांसफर शैल नॉट बी वॉइड और इनवैलिड, लेकिन अगर फिर भी अगर उसने ट्रांसफ़र कर ही दिया तो वो प्रॉपर्टी वॉइड और इनवैलिड नहीं कही जाएगी तब तक जब तक कि कोर्ट का डिसीज़न नहीं आ जाता, क्योंकि जैसे कोर्ट का डिसीज़न आएगा तो किसी न किसी के पक्ष में तो वो डिसीज़न होगा ही ना, दो ही हैं तो किसी न किसी के पक्ष में होगा, तो उसके बाद वो डिसाइड होगा कि किसके पास जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए पेंडिंग है केस, फिर भी अगर आपने किसी को ट्रांसफ़र कर दिया तो भी कह रहा है शैल नॉट, ठीक है, कि शैल नॉट बी वॉइड और इनवैलिड, तो वो जो ट्रांसफ़र है हमारा वो ना तो वॉइड होगा ना तो इनवैलिड होगा, लेकिन उस तरह का ट्रांसफ़र कैसा होगा, वॉइडेबल होगा, तब तक के लिए जब तक के लिए डिसीज़न नहीं आ जाता, ठीक है। कह रहा है पर्पस क्या है, पर्पस क्या है पेंडिंग सूट का। मान लीजिए पेंडिंग सूट पड़ी हुई है तो उसका पर्पस क्या है। कह रहा है द मेन पर्पस ऑफ दिस सूट इज टू नॉट ब्रिंग एनी काइंड ऑफ चेंज इन द पेंडिंग सूट सो इट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र। कह रहा है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पे, ठीक है, पेंडिंग सूट चल रहा है तो उसका पर्पस क्या है, ट्रांसफ़र करने से क्यों रोका जा रहा है पेंडिंग सूट वाले प्रॉपर्टी को, ताकि उसमें कोई बदलाव ना हो, जो जिस बेसिस पे आपने जिस फैक्ट को दिखा के आपने वाद लाया था उसी का डिसाइड हो जाए उसके बाद, इसलिए ट्रांसफ़र के लिए रोका जा रहा है। उसके बाद है पीरियड ऑफ पेंडिंग सूट, कितने टाइम तक, अगर उसका पेंडिंग सूट कितने समय तक है तो आप कहोगे कि ये लेस पेंडेंस है। एज लॉन्ग एज द प्रोसीडिंग कंटिन्यू इन द कोर्ट एंड दैट डिक्री ऑर्डर इज नॉट एग्जीक्यूटेड देन प्रोसीडिंग आर कंसीडर्ड पेंडिंग। कह रहा है कि कोई टाइम पीरियड है पेंडेंसी का, हमका इस प्रॉपर्टी पे लेस पेंडेंट चल रहा है, तो ये कब तक, कोई फिक्स टाइम है, तो बोलोगे नहीं कोई फिक्स टाइम नहीं है, वो तब तक चलेगा जब तक कोर्ट में वाद लंबित है, और जब वो डिसाइड हो जाएगा तभी उसको ख़त्म होगा, अदरवाइज तब तक वो ख़त्म नहीं माना जाएगा जब तक फाइनल जजमेंट या डिक्री ना आ जाए, ठीक है। कह रहा है इसका कुछ एक्सेप्शंस है। क्या कह रहा है, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग केसेस। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें ये सेक्शन के जो प्रोविजंस हैं वो नहीं अप्लाई करते, मतलब जैसे इसने बताया कि लेस पेंडेंट है, प्लांटिफ डिफेंडेंट के बीच की बात चल रही है,
फिर भी अगर मान लीजिए उसने ट्रांसफ़र कर दिया तो वो ट्रांसफ़र कैसा है, वॉइडेबल है। तो कह रहा है अगर वो वॉइडेबल है मतलब उसका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी होगा। उसका एक्सेप्शन क्या क्या है, अगर कोई प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है, किस मैटर पे है, मानो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से रिलेटेड है, तो भी अगर ट्रांसफ़र कर देते हो भले केस पेंडिंग है तो क्या वो वैलिड होगा कि नहीं, बोलोगे वैलिड होगा। दूसरा है मेंटेनेंस से रिलेटेड अगर कोई वाद है, ठीक है, अब वो पता नहीं कब तक चलेगा, तो मेंटेनेंस में इंट्रीम मेंटेनेंस के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो इंट्रीम मेंटेनेंस क्या होता है कि जब तक वाद चलेगा, जब फाइनल डिसीजन आएगा तो आएगा, लेकिन प्रेजेंटली अगर किसी ने मेंटेनेंस के लिए वाद दायर किया तो उसको रोज के लिए जीने खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो कोर्ट इंट्रीम मेंटेनेंस प्रोवाइड करती रहती है। फिर फाइनल जो डिसीजन आता है वो आता है, लेकिन पहले भी उसको उससे कुछ ना कुछ मिलता रहता है ताकि उसका जीवन यापन होता रहे। मेंटेनेंस से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो वहाँ पे लेस पेंडेंस काम नहीं करता है क्योंकि उसमें इंट्रीम ऑर्डर दे दिया जाता है। तीसरा है अकाउंटिंग मैटर, अगर किसी अकाउंटिंग मैटर से रिलेटेड कोई सूट है तो वो पता नहीं कब तक सूट फाइनल होगा, तो क्या वो जो उसका वाद है अकाउंटिंग से अगर रिलेटेड है तो वो कब तक रुका रहेगा, तो वो नहीं रुका रहेगा, वो काम करता रहेगा साइड बाय साइड, फिर फाइनली डिसीजन जिसके फेवर में आएगा उसको वो चीज़ बताई जाएगी। चौथा है प्रोसीडिंग मेंशन्ड इन ऑर्डर 34, जो ऑर्डर 34 है हमारा सीपीसी का, उसका जो रूल 6 है, अगर उससे रिलेटेड भी कोई प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, कि अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है, अगर उस पर लेस पेंडेंस चल रहा है और तब भी आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या वो वैलिड होगा कि नहीं, तो आप बोलोगे वो वैलिड होगा, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको बोलने को तो बोल दिया, तो आप पहले जानो कि ये है क्या, ठीक है। सेक्शन 34 ऑर्डर 34 हमारा सीपीसी का सेक्शन, हमारा जो ऑर्डर 34 है वो मॉर्गेज से, अगर कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है, उससे रिलेटेड ट्रांसफ़र के बारे में बात करता है कि अगर कोई, और ऑर्डर 6 क्या कहता है, ऑर्डर 6 कहता है कि अगर सेल, अगर आपने प्रॉपर्टी दे रखी थी मॉर्गेज पे और फिर उसके बाद आपने उसको नहीं चुका पाए आप, और उस पर केस चल रहा है, तो हमको कल को सेल करना होगा, तो क्या आप वो कर सकते हो कि नहीं, तो बोल रहे कि आप कर सकते हो, ठीक है। इसलिए वहाँ पे ये लेस पेंडेंस काम नहीं करेगा। ये सारे एक्सेप्शंस हैं। अब उसके बाद देखिए इस प्रिंसिपल के दो एक्सेप्शन है। नॉट एप्लीकेबल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अगर कहीं लेस पेंडेंस है तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि ये है ही इमूवेबल प्रॉपर्टी का प्रोविज़न। दूसरा है नॉट एप्लीकेबल टू द प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल, और ये स्टॉपल के भी प्रोविज़न पे काम नहीं करता है कि जहाँ पे किसी को रोक लगाई गई है, रोक लगाना और सूट का पेंडिंग होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये स्टॉपल पे भी काम नहीं करेगा, मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी काम नहीं करेगा, ठीक। सेक्शन 52 आपको समझ में आ गया, ये शॉर्ट नोट में भी आता है, इस पे जो 3 केसेस मैंने बताए वो आता है। इन शॉर्ट इसको लेस पेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है, ये मैचिंग में भी आता है। शॉर्ट नोट में आएगा तो उसका इफ़ेक्ट क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे इसमें, तब जाके ये सेक्शन कंप्लीट होगा। सेक्शन 53 बात करता है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र की। कह रहा है कि अगर आप कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उसके बारे में बता रहा है। इसको 2 पार्ट में, जो 2 पैरा में लिखा गया है। पहला है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्टी एवरी ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज़ मेड विद द इंटेंट टू डिफीट, पहला है कह रहा है आपका यहाँ पे इंटेंशन है, कह रहा है इंटेंट टू डिफीट, और क्रेडिटर को नहीं पता है, डिले द क्रेडिटर द ट्रांसफर शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एनी ऑफ द क्रेडिटर, तो इस तरह के भी ट्रांसफ़र को क्या कहेंगे, वो वॉइडेबल कहा जाएगा, ठीक। दूसरा है, दूसरे पार्ट में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पार्ट 2 एवरी ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विदाउट कंसिडरेशन विद द इंटेंट टू डिफीट, कह रहा है विदाउट कंसिडरेशन विद द इंटेंट टू डिफीट सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र विल बी वॉइडेबल। 2 पार्ट में है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र। पहला पार्ट है, कह रहा है कि अगर किसी का पहले से इंटेंशन ही है कि हम आपको फ्रॉड करके ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो जो ट्रांसफ़र जो है वो क्या होगा, वॉइडेबल होगा क्रेडिटर के बेसिस पे, ठीक है। क्रेडिटर के पास ये ऑप्शन होगा कि वो उसको करे या ना करे, क्योंकि वो वॉइडेबल ट्रांसफ़र के अंतर्गत आएगा। दूसरा कह रहा है कि आप अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो जो को विदाउट कंसिडरेशन, मतलब ट्रांसफ़र तो कर रहे हो प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन उसके लिए कुछ प्रतिकर नहीं ले रहे हो, वो ना लेने के पीछे आपका इंटेंशन क्या है, फ्रॉड है, ठीक है, इंडिसेंट आपका दिमाग है, मतलब। और जो बाद वाला ट्रांसफ़र है
ठीक है, एक प्रॉपर्टी आपने, वो सेम प्रॉपर्टी आपने किसी और को ट्रांसफ़र करी थी, फिर दूसरे को भी ट्रांसफ़र कर रहे हो, दूसरों को कह रहे हो कि मैं तुमसे पैसे नहीं ले रहा हूँ बट मैं तुमको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ये बात फंसाने वाली बात हो गई ना। तो कह रहा है कि जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र होगा, जो बाद वाला ट्रांसफ़र होगा, वो कैसा होगा, वॉइडेबल होगा। ठीक, इसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं देखिए, द ट्रांसफ़र हैज़ ट्रांसफर्ड द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस तरह के ट्रांसफ़र क्या हमेशा कहाँ पे अप्लाई होंगे, खाली इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ पे। दूसरा है द ट्रांसफ़र इज़ वैलिड, तो इस तरह के जो ट्रांसफ़र होंगे वो क्यों होंगे, वैलिड। क्यों, क्योंकि इसके ट्रांसफ़र में ही लिखा हुआ है सेक्शन में कि ये किस नेचर का है, वॉइडेबल नेचर का है। ठीक है, तीसरा है इफ इज़ डन विद द फ्रॉडुलेंट इंटेंशन और विद द इंटेंट टू डिफीट और डिले ऑफ द क्रेडिटर। कह रहा है कि अगर वो क्रेडिटर के फ्रॉडुलेंट इंटेंशन पे कर रहा है, इंटेंट टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर, ठीक है, और क्रेडिटर डिले कर रहा है या क्रेडिटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके साथ फ्रॉड करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, ये इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आप इसके बाद देखोगे इसका ऑब्जेक्ट क्या है इस सेक्शन का। इस ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज़ टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र। ये ऑब्जेक्ट क्या है इसका, कि जो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र है इसको रोका जाए। सच ट्रांसफ़र शैल एट द ऑप्शन ऑफ एनी ऑफ द क्रेडिटर एंड इज़ वॉइडेबल इन नेचर। तो किसी भी क्रेडिटर के साइड से ये किस तरह का ट्रांसफ़र होगा, वॉइडेबल होगा। ठीक है, दूसरा है ऑब्जेक्ट इसका, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र इज़ वैलिड। कब तक, जो अगर फ्रॉड करके भी कोई ट्रांसफ़र करता है तो वो वैलिड होगा। कब तक वैलिड होगा, द क्रेडिटर मेक्स द ट्रांसफरर वॉइडेबल, तब तक जब तक जो क्रेडिटर है वो उसको वॉइडेबल न कर दे। सच ट्रांसफर शैल बी वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ एनी ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द वॉइडेबल इन नेचर। कह रहा है कि ये वॉइड तब होगा जब ये क्रेडिटर के उस नेचर पे डिपेंड करेगा कि जब क्रेडिटर जानता था कि चाहे वो इसको वॉइडेबल कर ले या वैलिड कर ले, और उस एक्सटेंड तक अगर वो काम करता है, ट्रांसफ़र करता है, तब तक जो है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र भी वैलिड होगा, जब तक क्रेडिटर उस पर कोई एक्शन नहीं ले लेता है। ठीक है, इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन देखिए क्या कहता है, कहता है दिस सेक्शन डज नॉट अलाउ द फेल्योर ऑफ दोज बायर हु हैज़ रिसीव्ड द ट्रांसफ़र विदाउट नोटिस एंड इन गुड फेथ। कह रहा है कि ये अगर मान लीजिए किसी को फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो जो क्रेडिटर है जिसने परचेस किया है, ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र उसके ऊपर डज नॉट अलाउ फेल्योर। अगर मान लीजिए आपने फ्रॉड से भी ट्रांसफ़र किया है लेकिन सामने वाले को नहीं पता है आपके फ्रॉड के बारे में, ठीक है, और उसको नोटिस भी नहीं मिली ऐसा कुछ, और ना तो ही और वो उसका गुड फेथ में उसने ये काम किया, तो फ्रॉड से किया गया ट्रांसफ़र भी क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि मैंने आपको बोला इसमें केस नहीं मेंशन हो पाया है आपके नोट्स में, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो सेक्शन 53 का जो लीडिंग केस है वो मूसर साहू वर्सेस हाकिम लाल का है। ठीक है, तो आप हाकिम लाल के नाम से जैसे ही केस आएगा, ये किससे रिलेटेड केस है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। ये सेक्शन पहले टीपीए में नहीं था, इसको ऐड किया गया है 1929 में। ये एक्ट किसका है, 1882 का है, लेकिन इस सेक्शन को ऐड किया गया है किस तरह के ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रहे थे फ्रॉड वाले, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्योंकि ये बनाया गया है, तो 1929 में जो है इसको ऐड किया गया है। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन पे चलोगे, सेक्शन 53A कहता है पार्ट परफॉर्मेंस। ये भी जैसे आपको देख के लग रहा है कि अमेंडेड है, ये भी ऐड किया गया था 1929 में। ये आपको ईयर पूछता है कि ये अमेंडेड है तो ये कब, कौन से ईयर में ऐड किया गया था। ठीक है, कह रहा है पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफ़र एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन। अगर कोई प्रॉपर्टी, पार्ट परफॉर्मेंस किसको कहते हैं, मैंने कोई पूरी चीज़ आपको ट्रांसफ़र करी मगर उसमें से कुछ चीज़ों को खाली इन्फोर्स कराया, वो आपको दिया, उसको पार्ट परफॉर्मेंस कहते हैं। ठीक है, कह रहा है पर्सन कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफ़र एनी इमूवेबल, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को विथ कंसिडरेशन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको ट्रांसफ़र करूंगा। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, लिखा होना चाहिए और साइन होना चाहिए ट्रांसफरर के बिहाफ पे। ठीक है, द टर्म कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रीजनेबल। और जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लगाए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो कैसे होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। चौथा है द ट्रांसफरी हैज़ टेकन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, टेकन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन अ पार्ट। अगर जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की और होल की, और आपने किसी पर्टिकुलर पार्ट पे, प्रॉपर्टी पार्ट पे आपने ऑलरेडी पोजीशन रखा हुआ है, इफ़ ही इज़ ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी द कंटिन्यू द पोजीशन। और अगर उस
मैं आपको जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए कह रही हूँ उस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी आपका पोजीशन है और फिर मैंने आपको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी, तो वो क्या होगा, वो पोजीशन आपका और एक्सटेंड हो जाएगा और उस पर आप उसी पे बने रहोगे। ठीक है। फिर छठवां कहते हैं, पांचवा कहता है द ट्रांसफर हैज़ डन सम एक्ट फॉर द फर्दरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्दरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो जो आपने कहा था उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर इसने किया है। छठवां है द ट्रांसफर हैज़ परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और जो कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रांसफरी है उसने अपने एक पर्टिकुलर जिसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जिसने लिखा था उसको उसने फॉलो करते हुए आपको वो ट्रांसफ़र किया है उस तरह का, जो कैसी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसको किसके अंतर्गत आएगा, वो पार्ट परफॉर्मेंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है। इसेंशियल्स क्या हैं इसके, जो दिस सेक्शन हैज़ द फॉलोइंग कंडीशन। कुछ कंडीशंस हैं पार्ट परफॉर्मेंस के लिए, कुछ कंडीशन हैं जिसको फुलफिल करना ज़रूरी है। वो कौन कौन से हैं? पहला है द प्रॉपर्टी इज़ इमूवेबल, प्रॉपर्टी इमूवेबल होनी चाहिए। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट जो आप करोगे वो राइटिंग में होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तीसरा है कि साइन होना चाहिए। चौथा है द ट्रांसफ़र शुड बी कंसिडरेशन, और जो ट्रांसफ़र जब भी किया जाएगा तो किसी न किसी प्रतिफल के लिए किया जाना चाहिए। और पांचवा है द पोजीशन हैज़ बीन टेकन और वॉज इन पोजीशन, द पोजीशन मस्ट हैव बीन कंटिन्यूड। और अगर आपने उस प्रॉपर्टी पे, जिस प्रॉपर्टी को मैं आपको ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ऑलरेडी आपका वहाँ पोजीशन था तो वो पोजीशन और कंटिन्यू आगे हो जाएगा। ये भी इसेंशियल है पार्ट परफॉर्मेंस के लिए कि पार्ट परफॉर्म मतलब ऑलरेडी आप वहाँ पे रह ही रहे थे, फिर वही प्रॉपर्टी मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दी तो वो पार्टली तो आप रह ही रहे थे, फिर आप उसको और कंटिन्यू कर दिए, तो क्या है, पार्ट परफॉर्मेंस। ठीक है। कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस एक्ट लाइक अ शील्ड एंड नॉट अ शॉर्ट, कि कह रहा है कि जो पार्ट परफॉर्मेंस का जो प्रिंसिपल है, जो इस सेक्शन 53A में हम पढ़ रहे हैं, वो किसकी तरह काम करता है, वो ढाल की तरह काम करता है, ना कि तलवार की तरह काम करता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम वहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन में हैं और आप किसी और को ट्रांसफ़र करोगे तो हम वहाँ पे लड़ाई करने चले जाएंगे, नहीं। और अगर मैं वहाँ पहले से रह रहा हूँ और फिर मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो हम आपसे लड़ जाएँ, नहीं। हम उसको बस वो एज अ प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है। वो ढाल का काम करता है पार्ट परफॉर्मेंस, ना कि तलवार का। ठीक है। ये प्रिंसिपल इसमें वेस्टेड है। ओके। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, आप देखोगे व्हेन इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एग्रीमेंट दैट द प्रिंसिपल ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस शैल नॉट अप्लाई। अगर किसी एग्रीमेंट में ये क्लियरली लिख दिया गया है कि जो पार्ट परफॉर्मेंस है, प्रिंसिपल ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस शैल नॉट अप्लाई, किसी पर जैसे कॉन्ट्रैक्ट के ही जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में जो जो चीज़ें लिखी हैं वो सारी चीज़ें को ये फॉलो कर रहा है। कह रहा है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया गया है कि पार्ट परफॉर्मेंस ये अप्लाई नहीं करेगा, अगर ये कह रहा है तो फिर वहाँ पे ये पार्ट परफॉर्मेंस का जो प्रोविज़न है ये काम नहीं करेगा। दूसरा है व्हेन द बायर विद कंसिडरेशन इज़ नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट परफॉर्मेंस, और अगर जिसने खरीदा है प्रॉपर्टी उसको और उसने कंसिडरेशन दिया है और उसने खरीदा है प्रॉपर्टी, उसको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसको इस बारे में पता नहीं है कि इस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी कहीं पे पार्ट परफॉर्मेंस चल रहा है, किसी का ऑलरेडी का पोजीशन, पहले से किसी का पोजीशन है, ठीक है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इस प्रॉपर्टी के लिए, और फिर अगर उसने उस चीज़ के लिए बोनाफाइडली एग्रीमेंट कर लिया है तो ये भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। ये पार्ट परफॉर्मेंस का एक्सेप्शंस है। ठीक है। आपका ये सेक्शन आज कंप्लीट हुआ। ठीक है। इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स भी देख लीजिए। क्या है इफ़ेक्ट? नाइदर लीगल नॉर वॉइड। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? पार्ट परफॉर्मेंस के टाइप के कॉन्ट्रैक्ट का जो इफ़ेक्ट होता है वो क्या होता है? वो कहता है कि ना तो ये इलीगल होगा ना तो ये वॉइड होगा। इट हैज़ ओनली वन इफेक्ट। इसका सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट होगा, और वो इफेक्ट क्या होगा? ओनली वन इफेक्ट, दैट टू प्रोटेक्ट पोजीशन ऑफ द ट्रांसफरी। इसका सिर्फ एक इफेक्ट है कि ये जो ऑलरेडी वहाँ पे पोजीशन में है उसके पोजीशन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। विदाउट गेटिंग द रजिस्ट्रेशन, अगर बिना रजिस्ट्रेशन के मानिए कोई वहाँ पे रह रहा है, द ट्रांसफरी विल नॉट गेट द टाइटल, तो जो ट्रांसफरी है उसको कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। ठीक। विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर विल बिकेम वॉइड। और अगर बिना रजिस्ट्रेशन के आप वहाँ रह रहे हो तब वो वॉइड होगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि पार्ट परफॉर्मेंस के लिए कंपलसरी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? रिटन और साइंड होना चाहिए। ठीक है। उसी को कह रहा है कि अगर आप रजिस्टर्ड तरीके से वहाँ नहीं रह रहे हो तब ये पार्ट परफॉर्मेंस वॉइड होगा, अदरवाइज इसका जो इफेक्ट है ना तो वो इलीगल है ना तो वो वॉइड है। ठीक। जो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन होल्डर है उसके प्रोटेक्शन के लिए
या उसके राइट के प्रोटेक्शन के लिए ये सेक्शन बनाया गया है। और कह रहा है कि दिस सेक्शन डज नॉट कन्फर ओनरशिप ऑन द ट्रांसफरी। ठीक है, कह रहा है कि अगर कहीं किसी प्रॉपर्टी पे आपका पोजीशन है तो ये आपको वहाँ का ओनरशिप नहीं दे रहा है। ठीक है, ये खाली प्रोटेक्ट कर रहा है आपके पोजीशन को। ओके, दूसरा है सेक्शन 53A जो कि पार्ट परफॉर्मेंस है। सेक्शन 17A, ठीक है, जो आपका एक्यूमुलेशन से रिलेटेड था। एंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 49A ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट शैल बी रीड टुगेदर। इसके साथ साथ आप इन सब को कोरिलेट करके पढ़ोगे, उन सब में कहीं ना कहीं सेम ही प्रोविज़न दिया है कि वहाँ पे पोजीशन को प्रोटेक्ट किया गया है, ना कि आपको ओनरशिप दी गई है। और पोजीशन भी यहाँ पे जो है जो प्रोटेक्ट किया जा रहा है वो कैसा कह रहा है कि आप जो है वहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं इस सेक्शन में कि कैसा ये काम कर रहा है, ढाल की तरह काम कर रहा है, तलवार की तरह काम नहीं कर रहा है। ठीक है, पार्ट परफॉर्मेंस, और ये प्रोटेक्शन पोजीशन को दे रहा है। ठीक, और ये जब तक आप इसको रिटर्न या रजिस्टर्ड करके नहीं रहोगे तब तक ये आपको कोई ओनरशिप की राइट नहीं देगा। ठीक, और ये सेक्शन कब ऐड किया गया था? 1929 में इसको भी ऐड किया गया था। अब आपका ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हुआ। कल मुश्किल से 5 या 7 मिनट में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा दूंगी। फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो बहुत 2-3 दिन में हमारा पूरा TPA ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी प्लीज़ कमेंट करो, और अगर नए हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं अपने साइड से बेस्ट ही आपको दे रही हूँ। कहीं भी आप पेपर देने जाओगे देखोगे आपके ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने बताए हैं, जिस पैटर्न में बताए हैं उसी पैटर्न में आते हैं। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू।